हेलो बच्चों, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एक ओवरव्यू कवर करा था जहां पर हमने मेसोफिल टिश्यू देखा था। मतलब हम लीफ के अंदर घुस के हमने देखा था कि आखिरकार फोटोसिंथेसिस हो कहां। तो लीफ के अंदर हमें पता लगा कि मेसोफिल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। अब मेसोफिल टिश्यूज के अंदर ये क्यों हो रही है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट था क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि आखिरकार ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट कहां पर होता है। तो बच्चों, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एक सेल ऑर्गेनेल के ऊपर। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के को आपने 9th क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये रही आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके अंदर यहां पर भरा हुआ होता है फ्लूइड, और इस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है इसको बोल रहे हैं अपन स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स तैर रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, तो ग्रेना जो है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। उन छोटी छोटी यूनिट को हम बोलते हैं क्या? थाइलोकॉइड। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सिक्के हैं, तो जो एक सिक्का है वो है थाइलोकॉइड, लेकिन अगर सिक्कों को एक के ऊपर एक अरेंज कर देंगे तो एक बंच बन जाएगा। वो जो बंच होगा वो कहलाएगा ग्रेना। तो थाइलोकॉइड सिंगल यूनिट, और ये थाइलोकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज हो गए तो एक पूरी की पूरी यूनिट बना दिया, पूरा का पूरा बंच बना दिया। इस बंच को हम बोल रहे हैं ग्रेना। ठीक है, अब इस ग्रेना की जो सरफेस होती है, जो ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट। उस लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो हमको पता लग गया कि आखिरकार क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में भी कहां प्रेजेंट होता है? तो जो ग्रेना है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल अबंडेंट होगा। अगर क्लोरोफिल अबंडेंट होगा तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेसोफिल टिश्यूज के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं, और अगर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं तो सिमिलरली क्लोरोफिल भी बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको अगर हम ऐसा समझें, जैसे फॉर एग्जांपल एक बाउल है, इसके अंदर क्या भरी हुई है? चाशनी भरी हुई है ना। अपन बोल सकते हैं रसगुल्ला से भरा हुआ बाउल है। तो वो जो रसगुल्ले हैं वो डिनोट कर रहे हैं किसको? ग्रेना को, और उनकी ऊपर की सरफेस पे कोटिंग हो रही है किसकी? क्लोरोफिल की। और वो जो चाशनी बनी हुई है, जो फ्लूइड है, वो क्या है? स्ट्रोमा। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रोमा को, और वो जो रसगुल्ले हैं या वो जो बंच है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ग्रेना को। अब बच्चों ये सब चीजें मैंने क्यों बताई? क्योंकि अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने देखा था वहां पर एक सिंपल सी रिएक्शन थी जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे थे, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस आखिरकार होती कैसे है? तो डिटेल में अगर अपन इस प्रोसेस को समझे तो ये प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व होती है दो स्टेप्स। पहली स्टेप को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरी स्टेप को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और ये जो डार्क रिएक्शन होती है ये होती है लाइट इंडिपेंडेंट, है ना। मतलब इसके लिए तो लाइट की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कोई लाइट की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखें तो बच्चों किस टाइम पर लाइट रिएक्शन चलेगी? तो डे टाइम में जब लाइट होगी तब लाइट रिएक्शन चलेगी, है ना। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ता, लाइट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डार्क रिएक्शन हमको डे टाइम में भी देखने को मिलेगी और नाइट के अंदर भी देखने को मिलेगी, है ना। तो बच्चों देखो, अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये जो डार्क रिएक्शन है यही वो स्टेप है जिसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस स्टेप में होने वाला है? तो डार्क रिएक्शन में होने वाला है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होने वाला है? तो लाइट रिएक्शन में डार्क रिएक्शन के लिए एसेंशियल दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और वो होगा एटीपी और NADH2। ये एटीपी और NADH2 इन्वॉल्व होंगे कहां पर? डार्क रिएक्शन में। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज फूड मटेरियल है किसके लिए? प्लांट के लिए। अब जब भी हम घर पे भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होती है? तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिमिलरली जब प्लांट अपना खाना बनाएंगे तो उनको भी रिक्वायरमेंट होगी किसकी? एनर्जी की। और वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, वो है एटीपी और NADH2। मतलब वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी कहां पर? लाइट रिएक्शन में। और ये जो एटीपी और NADH2 मॉलिक्यूल होंगे ये सप्लाई होंगे कहां पर? डार्क रिएक्शन में। और जब तक ये सप्लाई नहीं होंगे डार्क रिएक्शन के अंदर, तब तक ग्लूकोज का फॉर्मेशन
नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व है दो इंपॉर्टेंट स्टेप, पहली है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अपन बच्चों समझते हैं कि ये लाइट रिएक्शन आखिरकार कहां पर देखने को मिलेगी और डार्क रिएक्शन कहां पर देखने को मिलेगी। तो बच्चों ये जो पूरा का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, जैसे बोल रहा हूं क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि लाइट रिएक्शन कहां पर होगी और डार्क रिएक्शन कहां पर होगी। तो बच्चों अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात करूं तो लाइट रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी कहां पर, तो ये ग्रेना वाले रीजन में। अब बात करते हैं ग्रेना वाले रीजन में ही क्यों लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रेना के ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं क्या, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। और लाइट रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रिक्वायर्ड है, वो है सनलाइट। ठीक है, तो बच्चों सनलाइट को ट्रैप करने वाला जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट है ग्रेना पे, और इसी कारण से ये जो ग्रेना वाला रीजन है यहां पर हमको देखने को मिलेगी लाइट रिएक्शन। तो फिर डार्क रिएक्शन कहां पर देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना बच्चों, डार्क रिएक्शन हमको देखने को मिलती है कहां पर, स्ट्रोमा वाले रीजन। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रोमा वाले रीजन के अंदर ही डार्क रिएक्शन क्यों देखने को मिलती है, वो अभी अपन समझेंगे स्ट्रोमा के अंदर क्यों देखने को मिलती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्यों ग्रेना के ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है क्लोरोफिल जो कि लाइट एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ठीक है, अब बच्चों हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू देता हूं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन आखिरकार होता कैसे है। एक ओवरव्यू देखेंगे हम कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है और डार्क रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लाइट रिएक्शन कैसे होती है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक स्टेप इन्वॉल्व होती है जिसे बोलते हैं अपन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, हम वही टर्म को देखेंगे, फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटो का मतलब है लाइट। लाइसिस का मतलब क्या होता है, तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो किसका ब्रेकडाउन, वाटर का ब्रेकडाउन। मतलब वाटर टूट रहा है, किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये सनलाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है और कन्वर्ट हो रहा है 2H+ O2, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ये तो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमने वो रिएक्शन देखी थी, वो क्या थी, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन थी 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, और ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ इन्वॉल्व होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है कहां पर, लाइट रिएक्शन में। कैसे इन्वॉल्व होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, ब्रेकडाउन, ये टूट जाता है। अभी आप देखोगे जैसे ये टूटेगा तो यहाँ से ये O2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर भी उनको O2 जो है वो ऐसा बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो कहां से देखने को मिल रही है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल से इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, CO2 से नहीं। ठीक है, तो यहां से जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये ऑक्सीजन तो क्या हो गई, बाहर निकल गई, बचा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी गेन करते हैं और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आते हैं, और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, पासिंग द पार्सल खेलता है। मतलब एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये तीसरे को ट्रांसफर करेगा, तीसरा चौथे को ट्रांसफर करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फॉर्मेशन होता है। अब जब भी बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ये हर स्टेप पे रिलीज करता है एनर्जी। ठीक है, तो जब ये हर स्टेप पे एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा एटीपी मॉलिक्यूल और कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर एटीपी। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना। मतलब सेल को अगर एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो सेल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है कौन, एटीपी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है हर स्टेप पे, जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट स्टेप तक आते आते इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी कम हो जाएगी तो ये आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो इसको एक पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है NADP। ये NADP क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये 2H+ आके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, NADPH2 का फॉर्मेशन करता है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो कि डार्क रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ATP और दूसरा NADPH2, इन दोनों का फॉर्मेशन हो गया है कहां पर, लाइट रिएक्शन के। ठीक है, अब बच्चों
नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर जो चीज इन्वॉल्व होती है वो होती है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन के अंदर अगर अपन देखें तो डार्क रिएक्शन में कौन सी प्रोसेस होने वाली है, डार्क रिएक्शन किस तरह से होने वाला है, किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने वाला है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर देखने वाले हैं डार्क रिएक्शन को। और जो डार्क रिएक्शन होगी वो किस जगह पर देखने को मिलेगी क्लोरोप्लास्ट के, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले रीजन में हमको डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगी। जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर हमको डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को, तो यहां पर H2O का तो इन्वॉल्वमेंट हमने देख लिया कि H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है लाइट रिएक्शन में और ATP और NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगी कहां पर, डार्क रिएक्शन के अंदर, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है स्ट्रोमा में प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है RUBP, इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो RUBP इन्वॉल्व होता है। RUBP का फुल फॉर्म होता है रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, है ना, और ये कहां पर मिलता है, स्ट्रोमा वाले रीजन में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का पक्का दोस्त है RUBP, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक, RUBP प्रेजेंट है कहां पर, स्ट्रोमा में, इसी कारण से डार्क रिएक्शन कहां पर देखने को मिल रही है हमको, स्ट्रोमा वाले रीजन में। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की पक्की दोस्ती है किसके साथ, RUBP के साथ, ये और कहीं देखने को नहीं मिलता, है ना। तो इसलिए डार्क रिएक्शन हमको कहां पर देखने को मिल रही है, तो स्ट्रोमा वाले रीजन को मिल रही है। तो जब CO2 RUBP के साथ मिलता है तो ये 3 कार्बन से बना एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे बोलते हैं अपन PGA। ये सब याद नहीं रखना, ठीक है। PGA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, तो CO2 RUBP से मिला और किसका फॉर्मेशन कर दिया, PGA का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो PGA है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, PGAL, है ना। PGAL इसका मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये भी याद नहीं रखना है। अब PGA PGL में कब कन्वर्ट होगा, जब यहां पर ATP का यूटिलाइजेशन होगा, ये वापस से ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, सॉरी यूटिलाइजेशन होगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADP, है ना। तो जो यहां पर बने थे ये यहां पर यूटिलाइज हो गए कहां पर, डार्क रिएक्शन में, और PGA कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, PGL में। इसको याद रखने के लिए PGA क्या हो गया, पागल, लेकिन PGA पागल कब हो सकता है, जब ATP और NADH2 यहां पर यूज करेगा। अब पागल क्या होगा, धप से गिरेगा, उल्टी सीधी हरकत करेगा तो ये धप से गिरेगा। धप क्या होता है, ये DHAP होता है। DHAP का मतलब क्या होता है, डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट, इसको भी याद नहीं रखना। अब जैसे ये DHAP बनता है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है वापस RUBP में, और यहां से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, तो जब यहां पर अगर हम देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ मिला, RUBP के साथ मिला तो किसका फॉर्मेशन करा, PGA का फॉर्मेशन करा, और PGA किसमें कन्वर्ट हुआ, पागल, या अपन बोले PGAL। PGA पागल हो गया, कब हो गया, जब ATP और NADH2 का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, और ये PGL कन्वर्ट हो गया DHAP में, और DHAP वापस से RUBP में कन्वर्ट हुआ और यहां से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक ATP और NADH2 इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ये ATP और NADH2 कहां से बन रहे हैं, तो ये लाइट रिएक्शन में बन रहे हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जब तक नहीं होगी जब तक यहां पर डार्क रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में CO2 का इन्वॉल्वमेंट होता है और लाइट रिएक्शन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइट रिएक्शन कहां पर देखने को मिलता है, तो ग्रेना में देखने को मिलता है। डार्क रिएक्शन कहां देखने को मिलता है, स्ट्रोमा में देखने को मिलता है। ठीक है, और इस तरह से पूरी की पूरी रिएक्शन हमने डिटेल में देख लिया कि किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक, अब बच्चों अगर हम देखें तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो जब हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली 3 स्टेप हमको देखने को मिलती है। पहली स्टेप देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन। तो आप देखोगे सबसे पहली स्टेप के अंदर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थे, हमने देखा था अभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थे, वो क्लोरोफिल क्या कर रहे थे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। दूसरी स्टेप होती है जिसे बोलते हैं अपन कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो यहां पर देखो ये H2O क्लोरोफिल की मदद से क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, वाटर मॉलिक्यूल टूटा और ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो दूसरी स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। और थर्ड स्टेप जिसे बोलते हैं अपन रिडक्शन। ठीक है,
तो अगर हम बात करें रिडक्शन, तो किसका रिडक्शन हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना? क्या रिडक्शन का मतलब क्या होता है? तो जब भी कहीं पर हमें हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिलता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जाके ऐड हो जा रहा है, तो वहां पर उस मॉलिक्यूल का क्या देखने को मिलता है हमको? रिडक्शन। तो अभी आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखो क्या होता है? CO2, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड होगी यहाँ पर? तो हाइड्रोजन ऐड होगी। मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और रिड्यूस होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है एब्जॉर्प्शन, दूसरी होती है कन्वर्जन, और तीसरी होती है रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कन्वर्जन में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ग्लूकोज। ठीक है, तो बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। तो डिटेल में हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर बात कर ली, और ये भी देख लिया कि कहां से क्या क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, और वहां पर हम अमीबा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है वो देखेंगे।